नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। अगर बात की जाए डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से, रीडिंग ऑर्डर से संबंधित है। इसमें जो है डिसलेक्सिया में हमें क्या होता है कि पढ़ने में, लिखने में, वर्तनी में जो है हमें क्या आती है, मुश्किल आती है। तो कभी भी अगर आपको डिसलेक्सिया अगर पेपर में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा परीक्षाओं में रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे कि डिसलेक्सिया का जो संबंध है वो पठन विकार से। अगर गणितीय विकार आएगा कि गणितीय विकार जो है वो, गणितीय विकार का जो संबंध है वो कब होता है गणितीय विकार, तो गणितीय विकार जो है इसमें डिसकैलिकुलिया, तो डिसकैलिकुलिया में जो है वो क्या होगा, हमें जो गणित से संबंधित जो क्या आएंगी, प्रॉब्लम आएगी मैथ से, कैलकुलेशन से। देखो यहाँ पे कैलकुलिया, डिसकैलिकुलिया, कैलकुलिया में पीछे कैलकुलेटर भी आ रहा है, तो कैलिकुलिया आपको याद रखना है। तो मैथमेटिकल जब भी डिसऑर्डर होगा, गणितीय विकार होगा, तो डिसकैलिकुलिया आएगा। और डिसग्राफिया कब आता है, जब हमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। मान लो कि शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होंगे उनको कैसी प्रॉब्लम होगी, उनको लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो डिसग्राफिया मतलब कि वो ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी। डिसलेक्सिया में आपका पठन विकार होगा, और गणितीय विकार जो होगा आपका वो कब होगा, गणितीय विकार आपका होगा डिसकैलिकुलिया में, और आपका जो डिसग्राफिया में होगा वो आपका राइटिंग प्रॉब्लम होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। देखिए, यहाँ पे परिपक्वता भी नहीं होगा, तत्परता भी नहीं होगा, अभिवृत्ति भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है मनोवैज्ञानिक कारक है। परिपक्वता भी है, रेडनेस भी है, और अभिवृत्ति भी है। तो आयु जो है वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आयु हो जाएगी, क्योंकि परिपक्वता, तत्परता और अभिवृत्ति, ये तीनों के जो तीनों है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक है। इस बात को आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है। देखो, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है, तो ये क्वेश्चन आपको मेरी पिछले वाले वीडियो में देखना है कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको सारे आंसर बताता रहूँगा तो इन दोनों के आंसर आपको खुद ढूंढने हैं। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, अभी हमारे पास जो है अभी भी बहुत सारे दिन हैं, और हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और हैंड रिटन नोट्स बने। ये मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। आप हमसे नोट्स जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे पास हैंड रिटन नोट्स जो है वो बिल्कुल तैयार है। चाहे आप टीजीटी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप टीजीटी टेट आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो हमारे पास हर एक प्रकार के इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम में नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन का समूह परियोजना का क्या है, एक सशक्त माध्यम बोला है। तो जब एक ग्रुप जब एक बनता है तो उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है अपने आप, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ कि पालन शैली कितने प्रकार की होती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस आर देयर। देखिए, जो पालन शैली होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, पालन शैली की अगर मैं बात करता हूँ तो पालन शैली जो है वो 4 प्रकार की होती है। ये पालन शैली 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पालन शैली होती है, तो देखिए, तो ये होती है परमिसिव होती है, ऑथोरेटिव होती है, नेग्लेक्टफुल होती है, और चौथी होती है ऑथोरेटेरियन। तो याद रखना है, परमिसिव, ऑथोरेटिव, नेग्लेक्टफुल और ऑथोरेटेरियन। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी। ये 4 प्रकार की पालन शैली यहाँ पे होती है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा गया है कि बच्चे जो है वो भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा हो रहे हैं। तो ये जो बात है वो नम चॉम्स्की के द्वारा कही। तो नम चॉम्स्की के द्वारा ये बात जो कही जाती है कि बच्चे जो है वो भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ जो है पैदा होते हैं, तो ये नम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है। और अगर मैं नम चॉम्स्की की बात करता हूँ तो ये एक अमेरिकी भाषाविद थे, इस बात को आपने याद रखना है। और कहीं ना कहीं इनका जो सार्वभौमिक व्याकरण का जो सिद्धांत था उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निगमनात्मक तर्क में अर्थ अनुमान की दिशा क्या है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग इन डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में जो हम क्या करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में हम पहले क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसको क्या है, समझाते हैं। पहले एग्जाम्पल देते हैं, इसमें मतलब कि हम क्या जाएंगे, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इंडक्शन जो हमारा डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है, इसमें हम जो क्या जाते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। लेकिन जब जो है हमारा क्या होता है,
जब बात इंडक्शन मेथड की होती है तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इंडक्शन मेथड में हम क्या जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। तो जब डिडक्शन होगा तो जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगे, सामान्य से विशिष्ट जाएंगे, और जब क्या होगा, निगमन की उल्टा होगा तो क्या जाएंगे, विशिष्ट से सामान्य जाएंगे, इंडक्शन होगा। तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, इन दोनों ही बातों को आप बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में बिठाएंगे। देखो आज जो क्वेश्चन ये समझने वाले क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए यहाँ पे वो नहीं है कि आसान आसान ला दिए कि वाले थ्योरी इसने दी वाले, भाई मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने आपको बोला है कि मैं आपके लिए हर एक एफर्ट मारूंगा, मैं 20 वीडियो आपकी 20 लाऊंगा साइकोलॉजी की, लेकिन उसमें 20 में से आपको वो 20 वीडियो आपको 20 नंबर पक्के करा के जाएगी, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से बात करता हूँ। तो आप इन दोनों ही बातें समझनी है कि रिडक्शन मेथड में बात सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, और जो हमारा इंडक्शन मेथड होता है यहाँ पे बात विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। स्पेसिफिक टू जनरल जो है यहाँ पे जो बात होगी, इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने करी है। इसके बाद अगली बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक समाज के बनाए नियमों और परंपराओं, मूल्यों, ग्रहण संबंधी नैतिकता का, मतलब कि उसमें क्या आती है, समाज के बारे में उसको परंपरा का पता चलता है, समाज के मूल्यों का पता चलता है। तो इसमें जो है वो 3 लेवल की बात जो है, ये कोलबर्ग साहब की जो एक नैतिक विकास की जो थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये थ्योरी दी गई थी कोलबर्ग जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे इसके द्वारा जो है वो 3 स्टेजेस बताई गई थी, है ना। 3 स्टेज थी, पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। 3 प्रकार की यहाँ पे स्टेजेस बताई गई थी, अवस्थाएं बताई गई थी, लेवल बताए गए थे, स्तर बताए गए थे कोलबर्ग साहब के द्वारा। देखिए जो हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज थी, इसमें जो है लेवल था, इसमें जो है पनिशमेंट और रिवॉर्ड के बारे में जो है बात की गई थी। ये भैया आपको हर एक बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा प्री कन्वेंशनल था इसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करते हैं कोलबर्ग साहब, और कन्वेंशनल लेवल में जो है ये व्यक्तिगत मूल्यों, व्यक्तिगत जो नॉर्म होते हैं उसकी बात करता है, उस पर काम करता है। और पोस्ट कन्वेंशनल में ये ट्रेडिशनल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स के बारे में ये बात करते हैं। तो इन सारी बातों को आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बोला ट्रेडिशनल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, सामाजिक जो सामाजिक जो परंपराएं थी, समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, मूल्य हैं, तो उसके बारे में जो बात करेगा उत्तर पारंपरिक स्तर बात करने वाला है। तो ये जो है वो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी गई थी, ये कोलबर्ग साहब के द्वारा दी गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। देखिए आज की वीडियो आपको थोड़ी ऑकवर्ड सी, थोड़ी ऑड लग सकती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपको जो है वो क्या लगेंगे, क्वेश्चन टफ लगेंगे, उतना ही वो आपको जो है परीक्षा में काम भी आएंगे। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आता है। देखिए जंग ने किया था व्यक्तित्व का वर्गीकरण, और यहाँ पे बात हो रही है कि एकांत प्रिय हो, अगर संकोची हो, और आपका आदर्शवादी व्यक्ति हो, और मतलब कि उसको ना अपने आप में ही रहना हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, हम अंतर्मुखी कहेंगे, इंट्रोवर्ट कहेंगे। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो अपने आप में रहता है, जो कि बाहरी दुनिया को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे बहिर्मुखी भी दिया है ऑप्शन में, कल के लिए बहिर्मुखी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है। आपको तैयार रहना है कि आप किस प्रकार अपने आप को बना रहे हो। तो एक्सट्रोवर्ट होता है जो बाहरी दुनिया से जो है लगाव रखता है, सबके साथ बातचीत करना पसंद करता है। तो एक्सट्रोवर्ट ऐसे इंसान होते हैं जो सबसे जो है घुलना मिलना पसंद करते हैं। और एम्बीवर्ट क्या होता है, उभयमुखी होते हैं जो एकांत प्रिय भी होते हैं और बड़बोले भी होते हैं, मतलब कि सबसे बात करना भी चाहते हैं और सबके साथ वो अच्छे से रहना चाहते हैं। तो मतलब कि वो होते हैं एम्बीवर्ट। जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, सीधी सीधी बात है, जो इंट्रोवर्ट भी होंगे, एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, वो उनको क्या कहेंगे, एम्बीवर्ट कहेंगे। तो ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और जंग ने जो इनका वर्गीकरण किया था, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास है। देखिए अगर बात की जाए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते, एक दूसरे के समान तो हो नहीं सकते। वृद्धि और विकास, वृद्धि होती है, विकास होता है, एक दूसरे के फिलर टू ईच अदर, हाँ एक दूसरे के पूरक जरूर हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो वृद्धि और विकास होता है ना, वो एक दूसरे के क्या होता है, पूरक होते हैं। अगर मैं विकास के सिद्धांत की बात करूं, जिसको विकास प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत एक बार क्वेश्चन परीक्षा में आया था। ये 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वासेल ने दिया। किसने, चार्ल्स डार्विन
और अल्फ्रेड रसेल, याद रखना है, अल्फ्रेड रसेल और चार्ल्स डार्विन, ज़्यादा नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। तो प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का जो सिद्धांत दिया गया वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं। हाउ मैनी वेरिएबल्स आर देयर इन ए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर बात की जाए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की, तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 3 प्रकार के चर यहाँ पे बात की गई है। कौन कौन से चर है पता होने चाहिए यार। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर बताने वाला आपको बता दे 3 प्रकार के चर है, चलो भैया अगला क्वेश्चन। नहीं, अगले क्वेश्चन से पहले इन 3 प्रकार के चरों के बारे में भी बताना चाहिए ना। वही भैया क्या है, आप असल में आप वही आप जो है वो लोगों को पढ़ा रहे हो, इसी को हम पढ़ाई कहते हैं, है ना। गुरु वो नहीं होता कि आधी अधूरी नॉलेज दे दे और उसके बाद अगले क्वेश्चन में चला जाए। वहाँ पे परीक्षा में, जब आपकी परीक्षा हो रही हो, वहाँ पे जो है वो चर पूछे जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि चर कौन से होते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है एक डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है और तीसरा है हमारा एक्सोजेनस वेरिएबल। तो आपने ये तीनों के तीनों जो है वो याद रखने हैं। तो हिंदी में हम इनको बोलेंगे आश्रित चर, स्वतंत्र चर और बाह्य चर। तो आपको ये सारे रखने, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे चर आपको याद रखने, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और बाह्य चर। तो 3 प्रकार के चर होते हैं मनोवैज्ञानिक प्रयोग में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और साइंस का भी क्वेश्चन है और साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और कहीं ना कहीं इस ग्रंथि का एक नाम और है पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और इसको जो है वो पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसका जो आकार है ना यार, वो मटर के दाने के बराबर होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो मानव मस्तिष्क की जिसका आकार जो है वो एक मटर के दाने के बराबर होता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस बात को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है कोई सा भी आंसर, आपको पता होना चाहिए। आपसे जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है। पहले तो मैस्लो के द्वारा जो है वो नीड्स ऑफ हायरार्की की अगर मैं बात करूँ तो हायरार्की ऑफ नीड्स दी गई थी और जो कि यहाँ पे 5 भागों में उसके द्वारा बांटी गई थी। थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, और बड़ा बनेगा तो और यहाँ पे हम जो है इसमें जो इसको फिल कर पाएंगे। तो 5 प्रकार की हायरार्की बताई गई थी। सबसे पहले उसने बताई थी साइकोलॉजिकल नीड, है ना। साइकोलॉजिकल नीड इसने सबसे, जो इसकी पहली नीड है वो है साइकोलॉजिकल नीड। उसके बाद थी उसकी नीड सेफ्टी नीड, तो दूसरे नंबर पे उसकी नीड आती है सेफ्टी नीड और तीसरे नंबर पे आती है उसकी सोशल नीड्स। तो उसकी जो आवश्यकताएं की जो पदानुक्रम है उसमें जो तीसरे नंबर पे आती है सोशल नीड्स, या इसको लव नीड्स भी कहीं ना कहीं कहा जाएगा, लव नीड। चौथे नंबर पे आती है एस्टीम नीड और 5वें नंबर पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो क्वेश्चन कभी कभार सीधा आता है कि सबसे ऊपर कौन सी नीड आती है, तो सबसे ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैंने आपको दिखा दिया, और सबसे नीचे आती है साइको सोशल या साइकोलॉजिकल नीड। तो साइको सोशल भी और या साइकोलॉजिकल आप इसको बोल सकते हो। तो साइकोलॉजिकल नीड जो है सबसे नीचे आती है और सबसे ऊपर जो आती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इस बात को आपने याद रखना है। अब्राहम मैस्लो कहा किस देश के एक मनोवैज्ञानिक थे। 5 प्रकार की आवश्यकताओं को इन्होंने बताया, लेकिन जो 5 आवश्यकताओं को इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में इनके द्वारा इसको बांटा गया था और यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगले पे जाते हैं और क्वेश्चन है कि वेशभूषा, रहन सहन, आकार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारक है। मान लो कि वेशभूषा है, रहन सहन है, आकार है, धर्म है, भाषा है, तो ये किस प्रकार हो सकता है भाई। ये तो समाज में ही हो सकता है ना, वेशभूषा, रहन सहन, धर्म, भाषा, रीति रिवाज। तो ये किस प्रकार के व्यक्तित्व, कौन भैया जो है वो कस्टम क्लोथिंग लाइफस्टाइल, ये किस प्रकार की पर्सनैलिटी के उदाहरण है। तो ये सोशल, किस प्रकार के सोशल की निर्धारण है। इस बात को आपने सामाजिक, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोशल। एक समाज में ही ऐसा हो सकता है, वेशभूषा हो सकती है, कैसा रहन सहन है, किस प्रकार का निर्धारण है। तो ये सारी बातें तो भैया सोशल में ही हो सकती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। वीडियो बड़ी बन जाएगी क्योंकि ये वीडियो थ्योरी वेस्ट बहुत बड़ी है, मैंने पहले ही बोला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना बनाते हुए मैं शॉर्ट्स में ही थोड़ा चल रहा हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं एक क्वेश्चन के साथ और भी आंसर बताऊँ। तो 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय दिया था, जो IQ के बारे में बताया था, वो विलियम स्टर्न के द्वारा बताया गया था।
कब बताया था? 1912 में बताया था। तो IQ का जो संप्रत्यय सबसे पहले दिया था तो स्टर्न के द्वारा 1912 में दिया था। इसी प्रकार IQ का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। तो याद रखना है मेंटल एज बटे में गुणा 100 और गुणा में 100 आएगा, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए फर्स्ट IQ टेस्ट किसके द्वारा दिया गया? तो फर्स्ट IQ टेस्ट दिया गया था विनय के द्वारा। तो विनय के द्वारा फर्स्ट IQ टेस्ट दिया गया, इस बात को भी याद रखना है। तो इसको पहला बुद्धि परीक्षण भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो बुद्धि परीक्षण है वो विनय के द्वारा दिया गया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और मेंटल एज के बारे में जो सबसे पहले जो कहा गया था, बात की गई थी, तो ये भी विनय के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? शारीरिक बनाव के अंतरकरण के कारण? बिल्कुल नहीं होगा। ईश्वरीय रचना के कारण? नहीं नहीं भाई। समाज में दोनों को अलग अलग भूमिका प्रत्याशा? हाँ बिल्कुल। बालक और बालिका, मान लो कि बालक और बालिका, मैं आपको उदाहरण यहाँ पे एक दे रहा हूँ। आपका एक भाई है और आपकी एक बहन है। भाई को बोलता है कि वो सारे के सारे बाहर के काम करेगा, जो भारी काम होंगे, और जो महिला होगी वो क्या करेगी, जो लड़की होगी वो खाना बनाने का, घर का काम करेगी। तो इस कारण जो है समाज में दोनों को अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल इन द सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है, किसके द्वारा कहा गया? कि मतलब कि जो भाषा का जो विकास है वो व्यक्तियों की सामाजिक जो अंतक्रिया है उसका क्या है? परिणाम है। ये जो कहा गया था वो वाइगोट्स्की के द्वारा, किसके द्वारा भैया? वाइगोट्स्की के द्वारा ये बात कही गई थी। और ये वाइगोट्स्की वही है जिनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया था। तो सोशल कल्चरल जो थ्योरी दी गई थी ये भी वाइगोट्स्की के द्वारा। प्याजे कौन है भैया? प्याजे के द्वारा सोशल जो हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, वो प्याजे के द्वारा बताया गया था, जिसमें इनके द्वारा बहुत सारी स्टेजेस बताई गई है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, जो कि जिसमें कि सारी थ्योरीज कवर करवाई गई है, तो आप वहाँ भी ज़रूर जाके देखें। और अगर अभी भी आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप, ये मेरा नंबर है, और जिसने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखी है, और अगर वो मेरे से नोट्स लेना चाहता है तो उसके लिए एक ऑफ़र है, 20% ऑफ है। लेकिन आपको एक मेरा पासवर्ड याद रखना है, और ये चलेगा सिर्फ अभी, आज जो है वो चलेगा सिर्फ 25 अक्टूबर तक ये कोड वैलिड रहेगा। 25 अक्टूबर के बाद नोट्स नहीं मिलेंगे। जिसने 25 अक्टूबर तक नोट्स उसके लिए 20% ऑफ रहेगा मेरे नोट्स का। तो 20% ऑफ रहेगा, तो देख लो भाई, जल्दी से नोट्स ले लो, क्योंकि नोट्स है बहुत कीमती, वरना मैं 50% भी कर लेता है ना। लेकिन 20% ऑफ रहने वाला है, तो जल्दी आइए, नोट्स पाइए, जो भी नोट्स लेना चाहता है। अगला जो है वो है अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। देखो जो लर्निंग प्रोसेस होती है, इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो क्या चीज़ होती है? तो अधिगम प्रक्रिया में शामिल है व्यक्तित्व का वातावरण के साथ अंतक्रिया, ये तो नहीं होगा। निरंतरता भी नहीं होगी। व्यवहार में परिमार्जन भी यहाँ पे जो है वो क्या हो सकता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो मुझे तो लग रहा है कि देखिए व्यवहार में परिमार्जन इसका राइट आंसर हो सकता है, बाकी इसमें ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी व्यवहार में परिमार्जन इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। अगर आपको लगेगा उपरोक्त सभी यहाँ पे डाउट जा रहा है दोनों में, तो इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करके रखता हूँ। वैसे ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गेस्टाल्ट का अर्थ है। बहुत बार बता चुका हूँ गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में, तो यहाँ से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एज ए होल, समग्र के रूप में। तो समग्र के रूप में अर्थ होता है गेस्टाल्ट का। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, कि जो बालक का जो व्यक्तित्व जो अध्ययन होता है ना, उसकी मनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है? जब बालक का व्यक्तित्व अध्ययन किया जाता है तो उसकी मनोवैज्ञानिक विधि होती है केस स्टडी मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी मेथड। तो बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि होगी केस स्टडी मेथड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के मुख्य घटक कौन से हैं? देखिए सिगमंड फ्रॉइड, ये वही सिगमंड फ्रॉइड जिनके द्वारा साइको एनालिसिस की थ्योरी दी गई थी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया गया था। साइको एनालिसिस की थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? फ्रॉइड के द्वारा। तो इनके द्वारा मन को 3 भागों में, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम अहम और परा अहम, 3 भागों में बांटा गया था। 1923 की ये बात है जब इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा। और मनोविश्लेषण शब्द, साइको एनालिसिस शब्द जो इन्होंने गढ़ा था वो 1896 में गढ़ा था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम है। देखिए जो थॉर्नडाइक का जो सीखने का जो सिद्धांत है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो सीखने के सिद्धांत बताया गया। इसको तत्परता का नियम भी कहते हैं, अभ्यास का नियम भी कहते हैं, प्रभाव का नियम भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि थॉर्नडाइक के, हाँ इसका तो
ऑप्शन डी है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे B.F. स्किनर, बड़ा नाम है इनका B.F. स्किनर का। और कबूतर पर इनके द्वारा, किस पक्षी पर इन्होंने प्रयोग किए थे, इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किए थे B.F. स्किनर ने। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको कि हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये हमारे कोहलट साहब ने दिया था। इसको कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। तो इसका अन्य नाम जो है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी हो जाएगा। इस बात को भी आपने याद रखना। विकास एक प्रक्रिया है। भाई इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया हूँ। मेरे 9 वीडियो आई है और मैं तीसरे बार इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है। तो विकास एक प्रक्रिया है निरंतर, क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया है ये भी पूछा गया कब से कब तक चलती है। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेकर गर्भाधान तक जो है वो क्या चलती है, ये प्रक्रिया चलती है। इस बात को आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वो बालक कहलाएगा। तो जिस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 150 होगी, तो वो बालक ना तो मंद बुद्धि कहलाएगा, ना सामान्य बुद्धि कहलाएगा, ना सुपीरियर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, जीनियस। तो याद रखना, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 150 है वो बालक जो है वो प्रतिभाशाली कहलाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। ये बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये बात बार बार पूछी जाती है कि ऐसा बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 150 है वो बालक कैसा बालक है। तो वो बालक जो है वो क्या है, तो वो बालक जो है वो क्या है, जीनियस है, प्रतिभाशाली। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है, नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास निम्न में से कौन सा विकास है। तो देखिए, खेल के बालक से बालक अपने समय को, अपने इमोशनल पे जो है वो क्या क्या करता है, उस पे जो है वो अब जो है वो नियंत्रण करना जो है सीख जाता है। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है, किस प्रकार का विकास है। देखिए, सामाजिक विकास तो नहीं होगा, शारीरिक विकास भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है इमोशनल डेवलपमेंट जरूर, हाँ जी, संवेगात्मक विकास ये रहने वाला है। तो जब बालक खेल के माध्यम से अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो ये संवेगात्मक विकास होगा। ये राइट अंक से इसका संवेगात्मक विकास होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अपने व्हाट्सएप पे जितने भी आपके पास ग्रुप है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि आज मैंने थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई, आसान क्वेश्चन नहीं पढ़ाए है, कठिन क्वेश्चन पढ़ाए है। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है, दिल से आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो अपने व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें स्टेटस लगाएं और उनको शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि देवी देवताओं की शक्ति है जो आपका टेट इस बार जो है वो पार करवा सकती है। तो जय हिंद, हर हर महादेव, शंभो, जय माँ भंग्याणी।